हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एसपी स्टडी क्लासेस के एक और बेहतर वीडियो में। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान के बारे में। अगर आप लोग इस बार क्लास 12 में हैं और आपको अगर बोर्ड एग्जाम 2024 देना है ना, अगर आपको बोर्ड एग्जाम 2024 का पेपर देना है और सच में अगर आपको बायोलॉजी में कुछ अच्छा करना है ना, तो आज का लेक्चर आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरे लेक्चर को बिल्कुल अच्छे तरीके से अटेंड कीजिएगा और इस पूरे लेक्चर के अंदर हम बहुत सारे क्वेश्चंस बच्चों डिस्कस करने वाले हैं, जो अगर हम बात करें हर साल हमारे बोर्ड एग्जाम में कहीं ना कहीं आते रहते हैं। या पिछले अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो वहां पर सारे जो हम न्यू सीरीज चलाने वाले हैं, जो न्यू सीरीज हम चला रहे हैं, इस न्यू सीरीज के आपको सारे क्वेश्चन वहां पर फंसने वाले हैं। तो आज हम बताएं आपको कि अगर आप बोर्ड एग्जाम 2024 को अच्छे से अगर देना चाहते हो ना, तो आज जो मैं न्यू सीरीज आज से लॉन्च की है, इस न्यू सीरीज से आपको काफी ज्यादा लाभ होने वाला है बायोलॉजी के अंदर। क्योंकि बायोलॉजी में जो न्यू सीरीज है बच्चों, इसमें हम पूरा जो आपका बायोलॉजी का बुक है, उस पूरे बुक के पूरे साल के लिए जो भी लगभग 50 से 60 लगभग टारगेट रहेगा कि 50 से 60 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाए। और अगर वो 50 से 60 क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेते हो ना, तो मैं कहता हूं बायोलॉजी में 65 प्लस आपके मिल जाएंगे। 70 में से मैं बात कर रहा हूं, और आपके जो प्रैक्टिकल में मिलते हैं वो तो आपको मिलेंगे ही। तो इसी उद्देश्य से पूरी सीरीज आपको तैयार करना है, क्योंकि बच्चों इस सीरीज का आज के इस लेक्चर के अंदर पार्ट 1 होने वाला है। सीरीज का जो पार्ट 1 है वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि बच्चों आज हम बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़ लेंगे जो यहाँ तक हमें इंपॉर्टेंट लगते हैं। इससे आगे के जो भी होंगे वो पार्ट 1 में मिल जाएंगे, पार्ट 2 में मिल जाएंगे। आग लगभग 10 से 15 क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे, कवर करेंगे और अच्छे से आपको समझाएंगे। और आपको पूरी सीरीज के जो भी लेक्चर आए सारे आपको अटेंड करना है, तभी आप बायोलॉजी में अच्छा कर पाओगे। और मैं कहता हूँ आज मैं जो भी पढ़ाता हूँ, अगर आप इसको एनालिसिस कर लिया ना, तो मैं कहता हूँ आप किसी भी पेपर को उठा देना। मैं आज जहां तक पढ़ाता हूँ यहाँ से अगर इस सिलेबस से क्वेश्चन आया ना, तो 100% आपको फंसने वाला है। ठीक है बच्चों, तो आइए हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पढ़ते हैं और बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझना है। जैसे बच्चों पहला क्वेश्चन है कि लघु बीजाणु जनन पर टिप्पणी कीजिए, यानी कि लघु बीजाणु जनन क्या होता है, इस पर आपको टिप्पणी करना है। तो बच्चों लघु बीजाणु जनन आपको पता होना चाहिए। लघु शब्द जो है वो पुरुषों के लिए प्रयोग होता है, यानी कि नर के लिए प्रयोग होता है, और गुरु जो शब्द होता है वो मादा के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, तो लघु बीजाणु जनन क्या होता है बच्चों, अगर हम बात करें लघु बीजाणु जनन पर हमें टिप्पणी करना है। वैसे तो बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम में इतना ही आता है, ज्यादातर टॉपिक 2 नंबर में या 1 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, लघु बीजाणु जनन में क्या होता है, लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। लघु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम इसी को शॉर्ट में कहें तो लघु बीजाणु मात्र कोशिका जो होती है वो 2n होती है, डिप्लॉयड होती है। वो क्या करती है, गुणन करती है। ठीक है, वो 2n होती है, और वो क्या करती है, अर्धसूत्री विभाजन करती है। अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा क्या होता है, लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। लगभग 4 लघु बीजाणु बन जाते हैं। तो ये जो लघु बीजाणु जनन जो है, लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया जो होती है, इसे लघु बीजाणु जनन कहते हैं। ठीक है, याद रखना है आपको। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला बच्चों क्वेश्चन हमारा है कि भ्रूण पोष पर टिप्पणी करना है। बच्चों आपको पता होना चाहिए भ्रूण कोष और भ्रूण पोष। जो भ्रूण पोष होता है बच्चों वो त्रिगुणित संरचना होती है, यानी कि ट्रिप्लॉइड होती है। लेकिन जो भ्रूण कोष होता है वो अगुणित संरचना होती है। भ्रूण पोष का निर्माण कैसे होता है, आपने भ्रूण कोष जो अंडाशय आपने बीजांड की संरचना पढ़ी थी, उसमें जो द्विध्रुवीय केंद्रक होते हैं, सेंट्रल न्यूक्लियर होते हैं, उनके से समेकन करता है कौन, नर युग्मक। अब देखिए जो जब हमने परागकण आपको पढ़ाया था, लगभग फर्स्ट लेक्चर में लगभग 2 से 3 महीने पहले हमने एक लेक्चर अटेंड किया था, उसमें मैंने परागकण के बारे में पढ़ाया है। तो परागकण में हमने आपको बताया था उसमें विभाजन होता है और 2 कोशिकाएं बनती है, 2 नर युग्मक बनते हैं, एक छोटे एक बड़ा। अब देखिए 2 नर युग्मक जो बने, जो परागकण होता है उसमें 2 कोशिकाएं होती थी, कायिक कोशिका, जनन कोशिका। जनक कोशिका जो होती है, जनन कोशिका, वो विभाजन करके 2 नर युग्मक बनाती थी। एक नर युग्मक क्या होता है, अंड कोशिका के साथ समेकन कर लेता था, और वो क्या होता है, भ्रूण कोश का निर्माण करता है। इसी को हम सत्य निषेचन, ट्रू फर्टिलाइजेशन कहते थे। लेकिन जो दूसरा नर युग्मक बचा था वो द्विध्रुवीय केंद्रक के साथ जाकर समेकन करता था। इससे क्या होता है, 2 ध्रुवीय केंद्रक है तो उसमें 2n उधर थे, 1n इधर से गया, तो 3n यानी कि ट्रिप्लॉइड यानी कि भ्रूण पोष का निर्माण होता है। इस पर मैंने डिटेल वीडियो बताई, और लेकिन आपको डिटेल जाने की कोई जरूरत नहीं है, यही टॉपिक आपको पढ़ना है। और मैं बता दूं आपको वो सारे टॉपिक बाद में पढ़ाए जाएंगे। न्यू सीरीज के अंदर ही एक अलग से इसके अंदर वीडियो आएगा, जिसमें मैं पूरी बुक के जो लॉन्ग क्वेश्चन है, बेशक मैं 60 पढ़ा दूंगा, उनके लॉन्ग क्वेश्चन में अलग से आपको पढ़ाया जाएंगे। ठीक है बच्चों, द्विध्रुवीय केंद्रक और दूसरा नर युग्मक मिलकर समेकन करके प्राथमिक भ्रूण कोश के केंद्रक बनता है। प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक बनता है जो त्रिगुणित होता है और आवृत बीजी पौधों की विशेषता है। ये अनावृत बीजी और जो भी पादप है उनमें नहीं होता, ओनली ऑन एंजियोस्पर्म प्लांट यानी कि आवृत बीजी पौधों में ही पाया जाता है। याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, अगला बच्चों है
अगला बच्चों है परागण की क्रिया, परागण पर टिप्पणी करना है, यानी कि परागण क्या होता है। देखिए यहाँ पर परागकण नहीं, परागण, परागण एक क्रिया होती है। परागण में क्या होता है, मान लीजिए कोई पुष्प है, एक पुष्प के एक जो नर होगा जिसमें लघु बीजाणु वो परागकोश के अंदर बनेंगे और गुरु बीजाणु बनेंगे परागकोश से कहाँ, वर्तिकाग्र तक। वर्तिकाग्र में जो हमारा उसका मादा जननांग और जयांग और पुमांग के बारे में आपने पढ़ा होगा। जब किसी पुष्प के परागकण परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंचते तब इस क्रिया को परागण कहते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक पुष्प था, उसके परागकण जो थे वो परागकोश से निकले और वर्तिकाग्र पर पहुंच गए, इस क्रिया को ही परागण कहते हैं। परागण पर मैं आपको एक अलग से, जब मैं बता रहा हूं, जो आपको लॉन्ग क्वेश्चंस का वीडियो मिलेगा उसमें पढ़ाऊंगा। परागण कई प्रकार का होता है, लेकिन आपको यहाँ पर परागण के बारे में बेसिक समझ लेना, ताकि आपको वहाँ पर लेक्चर जो मैं लूँ वो लगभग जल्द से जल्द मैं लेक्चर लेने वाला हूँ। उस लेक्चर की जो नोट्स है वो तैयार हो रहे हैं बच्चों, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको जल्द ही मिल जाएगा, ठीक है, वो लॉन्ग क्वेश्चंस का और सीरीज आपको डे बाय डे मिलती रहेगी, ठीक है। अगला बच्चों क्या होता है दोहरा निषेचन, यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इस पर आपको अच्छे से कमांड करनी, क्योंकि क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है और आने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। देखिए दोहरे निषेचन की जो खोज की थी वो नवासी ने सन 1898 ईस्वी में की थी। इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है। किस पर की थी, लीलियम और फ्रिटिलेरिया में की थी। अब यहाँ पर मैंने अभी सिर्फ 2 लाइनें पढ़ी हैं, 2 लाइनें आपको बताई हैं, लेकिन इनसे 3 से 4 क्वेश्चन बन रहे हैं कि दोहरे निषेचन की खोज किसने की थी, याद रखना है नवासी ने की थी। दोहरे निषेचन की खोज कब की गई थी, 1898 में। किस पर की गई थी, लीलियम और फ्रिटिलेरिया में। हर एक शब्द पे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहा है, तो याद रखिएगा, ठीक है। आवृत बीजी पौधों में दोहरा निषेचन पाया जाता है। अब अगर क्वेश्चन आ जाए दोहरा निषेचन पाया कहां जाता है, तो आपको याद रखना है आवृत बीजी पौधों में। और दोहरा निषेचन कुछ और निषेचन नहीं है, जिससे भ्रूणपोष का जो निर्माण होता है वहीं पर दोहरा निषेचन से ही होता है। लेकिन मैं आपको जब लॉन्ग इसका जो मैं अपलोड करूंगा भ्रूणपोष का, उसमें आपको सारी चीजें दोबारा पढ़ाई जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आपको इसका बेसिक जरूर समझना, अन्यथा आपको कोई चीज वहां पर समझ में नहीं, आप समझ नहीं पाओगे सर यहाँ पर कहां से क्या आया, ठीक है। इनमें 2 नरयुग्मक बनते हैं, क्योंकि जो आवृतबीजी प्लांट्स होते हैं जो भ्रूणकोश में उपस्थित अंडकोश का द्विध्रुवीय केंद्रक से समेकन करते हैं। कहां पर, भ्रूणकोश में उपस्थित द्विध्रुवीय केंद्रक और अंडकोशिका के साथ समेकन करते हैं। अब इसमें होता क्या है, आपको मैंने अभी जो एक समरी के तौर पर बताया है, उसी को यहां से आप इधर आगे देखिए, कंटिन्यू करिएगा। इसमें पहला नरयुग्मक जो होता है अंडकोशिका से समेकन करता है। इसका जो पहला नरयुग्मक होता है वो अंडकोशिका के साथ समेकन करता है, और जो दूसरा और जो तब एगोनज बनता है, यानी कि क्या होता है, एगोनज बनता है, यानी कि जायगोट, और इसे हम सप्त निषेचन कहते हैं। तथा दूसरा नरयुग्मक द्विध्रुवीय केंद्रक से समेकन करता है और भ्रूणपोष का निर्माण होता है। इस क्रिया को त्रिसमेकन कहते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है और पूरा क्वेश्चन आपको नोट कर लेना, ए वाला भी और ए वाला भी, ठीक है, तभी आपका पूरा क्वेश्चन होगा। और क्वेश्चन आप लगभग 4 से 5 नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। अगला बच्चों क्वेश्चन है रजो स्त्राव या रजो दर्शन क्या होता है। अगर मैं अपने जन्म स्वास्थ्य वाले चैप्टर पढ़ोगे, उससे पहले वाला जो चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन, वहां पर वहां के टॉपिक है। जब क्या देखिए रजो स्त्राव या रजो दर्शन क्या होता है, किसी भी मादा यानी कि फीमेल के जीवन काल में प्रथम बार होने वाले ऋतुस्राव को, जो एनएचओ साइकिल होता है, ठीक है, प्रथम बार जो ऋतुस्राव होता है इसी ही रजो दर्शन कहते हैं, प्रथम बार होने को। और ये लगभग 12 से 13 वर्ष की आयु में होता है, और इसमें डिफरेंट भी हो जाता है, क्योंकि जो खान पान पर भी ये निर्भर करता रहता है, ठीक है। अगला बच्चों क्वेश्चन है, ये तो रजो दर्शन की बात हो गई, फिर रजो निवृत्ति क्या होती है। टॉपिक हमारे बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है, क्योंकि आज पहली क्लास है तो मैंने बहुत सारे हार्ड क्वेश्चन नहीं लिए जिससे आपको दिक्कत हो सके। आज मैं आपको इजी एग्जाम क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं आपको वो क्वेश्चन लाने वाला हूँ जो एकदम हलवा नहीं, आपके माइंड को चक्रवा देंगे। लेकिन मैं उन सारे क्वेश्चंस को इस तरीके से पढ़ाऊंगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको याद करा दूंगा बातों बातों में। देखिए अब यहाँ पर क्या था कि किसी भी फीमेल के जीवन काल में प्रथम बार ऋतुस्राव को रजो दर्शन कहते थे। अब यहाँ पर रजो निवृत्ति है, यानी कि निपट रहा है। तो किसी भी फीमेल के जीवन काल में आर्तव चक्र के स्थायी रूप से बंद हो जाने, जो चालू हुआ था वो अगर स्थायी रूप से बंद हो जाता ना, उसे हम रजो निवृत्ति कहेंगे। और 40 से 50 वर्ष, 45 से 50 वर्ष की आयु में रुक जाता है, याद रखना। और यहाँ पर भी अप्रोक्स जो आयु दी गई वो इतनी है। अब ये डिफरेंट हो सकती है, खान पान पर निर्भर करती है, मैंने आपको पहले बता दिया। अगला बच्चों आता है मोरोला स्टेज क्या होता है, मोरोला अवस्था क्या होती है, इसके बारे में आप समझना। देखिए मोरोला स्टेज या मोरोला अवस्था क्या होती है, आप जिस समय फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन होता है उसके बाद में क्या होता है, जो हमारा जायगोट बनता है यानी कि युग्मनज बनता है। युग्मनज में क्या होता है, विदलन होता है, यानी कि बहुत तेजी से तरीके से विदलन होता है। विदलन में क्या होता है, गुणसूत्रों की संख्या तो समान रहती है परंतु कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाती है। एक तरीके से समसूत्री विभाजन कह सकते हैं, ठीक है। समसूत्री विभाजन नहीं होता है, लेकिन एक्चुअल में नहीं होता है, लेकिन समसूत्री विभाजन की तरह होता है, ठीक है। अब इसमें मोरोला जायगोट यानी कि युग्मनज के बाद
बनी 16 कोष की, यानी कि मोरूला जो होती है जायगोट यानी कि एगुमेनज के बाद जिसमें फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद बनी 16 कोष की अवस्था होती है। 16 कोष की ठोस अवस्था होती है जो अंडवाहिनी में स्थित होती है। कहां पर? फैलोपियन जो नलिका होती है अंडवाहिनी वहां पर स्थित होती है। ठीक है, मोरूला ठोस गेंद के समान होती है। किसके समान? ठोस गेंद के समान होती है, जो 16 कोष की होती है। जायगोट एगुमेनज के विदलन के फलस्वरूप इसका निर्माण होता है। अब आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है क्या? जो मोरूला होता है वो किसके समान संरचना होती है? वहां पर ठोस गेंद के समान, ऐसे कई सारे ऑप्शन मिलेंगे, तो आपको याद रखना ठोस गेंद के समान जो हमारी इसकी संरचना होती है, याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, अगला देखिए क्वेश्चन। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है जो है प्लेसेंटा को लेकर, यानी कि अपरा। अपरा क्या होता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। आप इस पर ट्रिपल नहीं 10 स्टार लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने भ्रूण झिल्लियां पढ़ी होंगी, एक्सैक, एमनियन, कोरियन और एलेंटोइक। ये भ्रूण झिल्लियां होती है, मैंने आपको पढ़ाया, कोई दिक्कत नहीं पढ़ाया। अगर आपने नहीं पढ़ाया मैं पढ़ाऊंगा आगे वाले लेक्चर्स में। ठीक है, अपरा में क्या होता है? अपरा का विकास कैसे होता है? जो आप देखते हैं कोई भी फीमेल यानी कि जो न्यू बेबी होता है, नया से जन्म लेता है, उस समय उसमें नाभि होती है जिसको हम तोंदी के पास होता है। ठीक है, नार कहते हैं। आपके यहाँ पर जो भी कहते हैं वो तोंदी के पास में एक नार जैसी होती है संरचना, उसी वो क्या होता है एक्चुअल में अगर हम बात करें तो अपरा ही होता है। तो अपरा का विकास जो होता है, उसका विकास कैसे होता है? तो उसका कोरियन झिल्ली, जो भ्रूण कलाएं होती है कोरियन झिल्ली और गर्भ झिल्ली दोनों के द्वारा होता है। गर्भ झिल्ली और जो हमारी भ्रूण कलाएं होती है कोरियन, वहां के द्वारा इनका दोनों का निर्माण होता है। ये क्या होता है? अत्यधिक संवहनी अंग है, यानी कि इसका संवहन करने का कार्य होता है, अत्यधिक संवहनी अंग है। फिर बात आती है इसके कार्य क्या होते हैं, इसका क्या कार्य ताकि हमें इसकी जरूरत पड़ती है। तो बच्चों आपको पता है जो हमारा शिशु होता है बेबी होता है, उसको भी खान पान की आवश्यकता पड़ती है। अब हम उसको अलग से चिम्मच डाल के तो पेट के अंदर खिलाने जाते नहीं, तो वो अपरा जो होता है माँ के गर्भाशय से जुड़ा होता है। इस अपरा में क्या होता है? अपरा माता के रुधिर से पोषक पदार्थों को गर्भ तक पहुंचाता है, यानी कि शिशु तक पहुंचाता है, याद रखिएगा। ठीक है, दूसरा आपको पता होना चाहिए, अगर हम जब कोई चीज खाते हैं तो हमारे अंदर अपशिष्ट पदार्थ यानी कि न्यूट्रिएंट जो बेकार बचता है वो भी निकलता है, तो उसे निकालना भी है। तो बच्चों क्या होता है? CO2 को भ्रूण तक पहुंचाना और जो O2 ऑक्सीजन को भ्रूण तक पहुंचाना और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना भी इसी का कार्य है। तो इसी के द्वारा बहुत सारी चीजें निकल भी जाती हैं, वेस्ट जो भी होते हैं। ठीक है, अगला बच्चों एक टॉपिक और याद रख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम 3 आपको कार्य बता रहे हैं। ये तीनों कार्य आपके लिए इंपॉर्टेंट है, फंस सकते हैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। जो अपरा होता है इसका क्या कार्य होता है, वहां पे इनमें से कोई भी एक टॉपिक आपको मिल सकता है। ठीक है, उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप, जो उपापचय क्रिया होती है उनके फलस्वरूप जो भी नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, जो भी हमने खाया उसके अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उनको बाहर निकालने में भी सहायक होता है। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। अगला बच्चों जनसंख्या विस्फोट क्या होता है? देखिए जनसंख्या विस्फोट क्या होता है? जनसंख्या जो होती है तीव्र गति से बढ़ रही है, जनसंख्या के तीव्र गति से बढ़ने को ही जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। 140 करोड़ हमारी जनसंख्या हो गई है। अब फिर बात आती है इसके कारण और निवारण। कारण आपको पता होना चाहिए किस कारण जनसंख्या बढ़ रही है, आपको पता ही है। ठीक है, तो इस पर मैं डिटेल नहीं करूंगा, हर एक तरीके से बच्चे वीडियो देखते हैं। और निवारण आप अपने हिसाब से लिख लेना। ठीक है, निवारण आपने पढ़ा होंगे, फिजिकल निवारण कई प्रकार के गर्भ गोलियां आप पढ़ लेना। ठीक है बच्चों, इस टॉपिक को मैं अगर आप कमेंट कर देना तो मैं आपके लिए वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, कोई बात नहीं, क्योंकि बायोलॉजी का सब्जेक्ट है, यहाँ पर ये सारी चीजें चलती हैं। ठीक है, अगला बच्चों था पुरुष नसबंदी या फिर वैसेक्टोमी क्या है? आपसे पुरुष नसबंदी के बारे में पूछा जा सकता है या फिर वैसेक्टोमी के बारे में पूछा जा सकता है। कभी कभी हिंदी में पुरुष नसबंदी लिखा हुआ मिल सकता है, या फिर कभी कभी आपको हिंदी में ही वैसेक्टोमी लिखा हुआ मिल सकता है। तो होता क्या है? पुरुष नसबंदी अगर लिख के मिलता है तो आपको समझ में आएगा। तो इसमें क्या होता है? नर में शुक्रवाहिनी जो होती है उनको काट कर बांध दिया जाता है। क्या होता है? काट कर बांध दिया जाता है, जिससे शुक्राणु और अंडाणु आपस में नहीं मिल सकते, जिससे उसमें स्पर्म का निर्माण नहीं होता है। और जिस समय वो फर्टिलाइजर निषेचन कर रहा होगा जो भी जो नर होगा, नर और फीमेल, उस समय क्या होता है इनमें जो स्पर्म नहीं निकलेंगे, ओवा निकलेगा, तो उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, जिससे क्या होता है इस प्रक्रिया को ही इससे काट कर बांध देने को, शुक्रवाहिनियां जो होती है इनको काट कर बांध देने को ही हम क्या कहते हैं? वैसेक्टोमी कहते हैं, यानी कि पुरुष नसबंदी कहते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो बात आती है कि महिला नसबंदी क्या होता है, इसको हम ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। ठीक है, पुरुष नसबंदी को वैसेक्टोमी कहते हैं, इसको हम ट्यूबेक्टोमी। इसमें क्या होता है? स्त्रियों की जो फैलोपियन नलिका होती है उसको काटकर बांध दिया जाता है, जिससे ओवा जो होता है यानी कि जो ओवम होता है वो अंडवाहिनी में नहीं पहुंच पाता, जो अंडवाहिनी होती है उसमें नहीं पहुंच पाता है, जिससे निषेचन नहीं हो पाता। इस प्रक्रिया को हम ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। ये चीज भी आपको याद रखना है। अगला बच्चों हमारा टॉपिक है सगर्भता का चिकित्सीय समापन, इसको शॉर्टकट में MTP। MTP का फुल फॉर्म होता है मेडिकल ट्रांसमिशन ऑफ प्रेगनेंसी। ये क्या होती है इसके बारे में आपको क्वेश्चन याद रखना है, और एक वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, इस पर भी आप स्टार लगा लीजिए। ठीक है, इसमें क्या होता है? स्त्री गर्भधारण के बाद, यानी कि जिस समय फर्टिलाइजेशन होता है, स्त्री गर्भधारण करती है, उसके 3 महीने से पहले, 3 महीने से पूर्व भ्रूण को गिरा दिया जाता है। उस भ्रूण को अगर हम गिरा देते हैं तो आज के समय में इसे कानूनी मान्यता मिल चुकी है, और इसे जो 3 महीने से पूर्व, 3 महीने से पहले का भ्रूण जो हम गिरा देते हैं उसे MTP यानी कि मेडिकल ट्रांसमिशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि सगर्भता का चिकित्सीय समापन। ठीक है, इससे क्या होता है? आज के समय में कानूनी मान्यता भी मिल चुकी है। और लेकिन इससे क्या कुछ
बेड इफेक्ट भी होते हैं इसका। अगर बार बार अगर आप एबॉर्शन यानी कि गर्भपात कराते हैं, इससे स्त्री के स्वास्थ्य पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। और आपको याद रखना, अगर आप कराना चाहते हैं एनीथिंग, कोई भी कराए ना, मैं कहता हूं, मैं किसी को भी सलाह नहीं देता हूं, मैं सिर्फ एक टॉपिक पढ़ा रहा हूं, ठीक है। अगर कोई भी कराता है, यानी कि हम टॉपिक के जरिए बात कर रहे हैं, अगर कोई कराता है तो उसको योग्य चिकित्सक के द्वारा कराना चाहिए ताकि उसको कोई भी दिक्कत ना हो। तो बच्चों, ये थे जो हमारे 10 से 12 या 15 टॉपिक थे जो मैंने आपको आज के इस लेक्चर में डिटेल किए, जो न्यू सीरीज के अंदर हम बात कर रहे थे। और आगे के जो लेक्चर है कंटिन्यू रखेंगे, आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। मैं आपकी तैयारी बायोलॉजी की मैं गारंटी लेता हूं, आपको पूरी तैयारी करा दूंगा आपके पेपर से पहले, याद रखिएगा, ठीक है बच्चों। तो आप लोग पढ़ते रहिए। अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपको फंस जाता है जो आपको मैंने नहीं पढ़ाया है, और वैसे तो सारे क्वेश्चन मैं पढ़ा दूंगा, अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा फंसता है जो आपको नहीं समझ में आ रहा, तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा। अन्यथा मैं आपको एक व्हाट्सएप नंबर देने वाला हूं, उस नंबर को नोट कर लेना। मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, उस नंबर को नोट करके आप उस पर डायरेक्ट मेंशन करके फोटो खींचकर भी सारी चीजें हमसे पूछ सकते हो, वीडियो भी कर सकते हो, वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, मैं आपसे वीडियो कॉल भी बात कर सकता हूं, सारी आपको वहां पर चीजें मिलने वाली, ठीक है बच्चों। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आई विल टेक नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।